नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोरियस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और लगातार मेरी इंडियन पॉलिटी की सीरीज को आप फॉलो कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपको बताया कि क्या कारण रहे, क्या हिस्ट्री रही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म होने की, और अब आज आपके सामने हाजिर हूं इंडियन इंटरिम गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई थी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ फ्री इंडिया। जब इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई और उसके बाद जब परमानेंट कैबिनेट फॉर्म हुई थी, तो उसके कौन कौन से मिनिस्टर्स थे, क्या क्या उसके पहलू रहे, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताऊंगा जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें क्या क्या पहलू रहे थे और किस तरीके से उसका फॉर्मेशन हुआ था और किस तरीके से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। दोस्तों, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिएगा, जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन की मैंने बात की थी। उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट पर ले जाकर मैंने वो लेक्चर खत्म कर दिया था। दोस्तों, तो वो इंटरिम गवर्नमेंट क्या थी और कौन कौन से मिनिस्टर्स उसके अंदर इन्वॉल्व थे, उसकी बात मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, तो 1946 के अंदर जब इंडिया को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया जाने का प्लान हुआ था और इंडिया जब इंडिपेंडेंट डिक्लेयर होने ही वाला था, उस टाइम पर एक इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया। उस इंटरिम गवर्नमेंट में सबसे पहले थे हमारे लीडर जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस टाइम पर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, कॉमनवेल्थ रिलेशन मिनिस्टर हुआ करते थे। उसके बाद नाम आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के माध्यम से अभी बहुत ज्यादा उजागर किया गया और बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, बिकॉज वो इंडिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू था अब तक का। ओके फ्रेंड्स, तो ये होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के हेड थे। नेक्स्ट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चलकर हमारे देश के प्रेसिडेंट बने। वो फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उन्हें ये डिपार्टमेंट दिया गया था हमारी इंटरिम गवर्नमेंट में। उसके बाद डॉक्टर जॉन मथाई, जिन्हें इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई डिपार्टमेंट प्रोवाइड किया गया हमारी इंडियन गवर्नमेंट के अंदर। फिर जगजीवन राम, जिनके अंडर में लेबर मिनिस्ट्री आई, लेबर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के हेड थे वो। नेक्स्ट इज सरदार बलदेव सिंह, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के हेड थे। नेक्स्ट इज सीएच बाबा, जो कि वर्क माइंस एंड पावर मिनिस्ट्री के हेड थे। नेक्स्ट इज लियाकत अली खान, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे इंटरिम गवर्नमेंट में। नेक्स्ट इज अब्दुल रब निश्तार, जो कि पोस्ट एंड एयर मिनिस्टर थे। दोस्तों, नेक्स्ट इज असफ अली जी के पास रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री थी। नेक्स्ट इज सी राजगोपालाचारी, जो कि हमारे देश के फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नर जनरल थे इकलौते, वो एजुकेशन एंड आर्ट्स डिपार्टमेंट उनको मिला। नेक्स्ट इज आई चुंदीगार जो थे, उनके हाथ में कॉमर्स डिपार्टमेंट आया। दोस्तों, नेक्स्ट इज गजनफर अली खान, उनके हाथ में हेल्थ डिपार्टमेंट आया। नेक्स्ट इज जोगिंदर नाथ मंडल, लॉ डिपार्टमेंट उनके हाथ में आया। तो दोस्तों, ये थी हमारी इंटरिम गवर्नमेंट, जो कि 1946 में फॉर्म हुई थी। उसके बाद जब इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद जो फर्स्ट कैबिनेट बनी थी इंडिया की, वो कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, उन पर भी आपको एक नजर ले चलता हूं और देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट लीडर इज जवाहरलाल नेहरू, that was the prime minister, external affairs minister, scientific research and commonwealth relation minister, सब डिपार्टमेंट उन्हीं के अंडर में हुआ करते थे। वो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। दोस्तों, सेकंड इज सरदार पटेल, जो कि इंडिया को यूनाइटेड रखने का, इंडिया को यूनाइट करने का श्रेय बहुत ज्यादा मात्रा में इनको जाता है। इनके हाथ में होम मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड स्टेट मिनिस्ट्री, स्टेट अफेयर्स इनके हाथ में आए थे। दोस्तों, ये सारा डिपार्टमेंट इनके अंडर में आया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ में उस टाइम फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री थी। दोस्तों, और ये फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के हेड हुआ करते थे। नेक्स्ट इज मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद इज द फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज डॉक्टर जॉन मथाई, रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इनके हाथ आई उस टाइम, और ये रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हुआ करते थे, माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज आर के षणमुखम चेट्टी, ये फाइनेंस मिनिस्टर हुए उस टाइम पर जब इंडिया आजाद हुआ। नेक्स्ट इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका नाम बहुत ही बड़ा है हमारे इतिहास में और सबसे ज्यादा लर्नेड पर्सन ही हुए उस टाइम पर, जो कि लॉ मिनिस्ट्री संभालने के लिए इनको जिम्मा सौंपा गया, इंडिया के लॉ मिनिस्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट इज जगजीवन राम, लेबर डिपार्टमेंट इनको सौंपा गया। दोस्तों, बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी थे डॉक्टर जगजीवन राम। नेक्स्ट इज सरदार बलदेव सिंह, डिफेंस मिनिस्ट्री इनके हाथ आई, माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज राजकुमारी अमृत कौर, हेल्थ मिनिस्ट्री इनके हाथ आई। बहुत ही कम उम्र में ये कैबिनेट में शामिल होने वाली पहली महिला, और आफ्टर इंडिपेंडेंस जो कैबिनेट फॉर्म हुई उसमें इकलौती महिला थी। दोस्तों, एक इंडिविजुअल लेडी थी जो कि इतनी बड़ी कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर उस टाइम पर बहुत ही लर्नेड पर्सनैलिटी के तौर पर उभरी। नेक्स्ट है सीएच बाबा, जिनके हाथ में कॉमर्स डिपार्टमेंट आया, माय फ्रेंड्स।
नेक्स्ट इज बाफी अहमद किदवाई, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट इनके हाथ आया। नेक्स्ट इज डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई मिनिस्ट्री इनके अंडर आई। नेक्स्ट इज वीएन गडगिल जी के हाथ में उस टाइम वर्क, माइन एंड पावर ये डिपार्टमेंट आया दोस्तों। तो ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो कि फर्स्ट परमानेंट गवर्नमेंट हुई थी। ये कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ फ्री इंडिया 1947 में इसका गठन हुआ था। और उससे पहले जो एक टेम्पररी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस प्लान, फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट जो बनाई गई। इंटरिम क्या होती है दोस्तों? जो परमानेंट नहीं होती। सपोज इफ नेक्स्ट ईयर इज इलेक्शन, नेक्स्ट ईयर अगर इलेक्शन आने वाले हैं तो उससे पहले जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी उसको हम इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं। इस तरीके से इंटरिम बजट भी होता है दोस्तों। सपोज नेक्स्ट ईयर अगर गवर्नमेंट चेंज होने वाली है तो इस 1 ईयर के लिए जो बजट पास होगा दैट इज कॉल्ड द इंटरिम बजट। ओके फ्रेंड्स, इंटरिम मींस नॉट परमानेंट, इट इज फॉर अ टेम्पररी ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इतिहास के बारे में, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई दोस्तों। सबसे पहले 1934 में एमएन रॉय जी ने, इनका नाम मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, एमएन रॉय, जो कि फादर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, जिनको कंसिडर किया जाता है, जो कि कम्युनिज्म के प्रचारक थे भारत के अंदर। उन्होंने 1934 में फर्स्ट टाइम आइडिया दिया इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशन होने का, या फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। 1935 में दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी मांग उठाई कि इंडिया को वाकई में एक संविधान की जरूरत है, और जो कि इंडियंस के द्वारा ही कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए, और इंडियंस ही उसको बनाए, इंडियन कैबिनेट के द्वारा ही वो फॉर्म हो, ताकि इंडियन जो लोग इंडियंस हैं, जो रूलर्स इंडियन है, वो इंडियंस की मांग को ज्यादा अच्छे से समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग जजमेंट लेने की कैपेसिटी उनमें ज्यादा होती है दोस्तों। तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड करा 1935 में। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू आए, ऑन द बेसिस ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बेसिस पर उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई कर दिया कि 1938 में इस बात को लेकर वो आए सामने कि वाकई में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की जाएगी दोस्तों। ये बात उन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने रख दी। फिर अगस्त ऑफर के अकॉर्डिंग ये बात मान भी ली गई कि वाकई में इंडियन गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट को खुद रन कर सकते हैं, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन कर लेंगे खुद का तो वो अपना रूल खुद संभाल सकते हैं दोस्तों। क्रिप्स मिशन के द्वारा ये बात बोली गई कि इंडिया को वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद हम ग्रांट करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऐसा ब्रिटिशर्स ने बोला, क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटिशर्स इंडिया की हेल्प लेना चाहते थे। उस टाइम ब्रिटेन वाज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड, तो इंडियंस की हेल्प चाहिए थी उन्हें, एज अ लेबर, एज सोल्जर्स, इंडियंस उनको चाहिए थे। तो महात्मा गांधी को उन्होंने एक दिलासा देते हुए ये कहा कि अभी तो आप हमारी हेल्प करिए, हम आपकी हेल्प आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड हम आपको प्रोवाइड करेंगे, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हम आपको हेल्प देंगे ताकि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करके अपने लॉज खुद फॉर्म करें। तो ये ऐसा बोला तो सही, बट ऐसा हुआ नहीं। क्यों? तो महात्मा गांधी ने इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया, बाकी सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने इस बात पर बहुत गुस्सा किया, और फिर मिशन 1942 को, यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक भी कह दिया दोस्तों। पोस्ट डेटेड चेक 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया, उसने इंडिया की मांग को साइड में रखते हुए अपनी जरूरतों को पूरा करना ज्यादा जरूरी समझा दोस्तों। उन्होंने बोला कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद हम इंडिया की हेल्प करेंगे और इंडिया को खुद का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने में हेल्प करेंगे, इंडिया का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हम हेल्प करेंगे। तो इस चीज से नाराज होकर महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन 1942 को पोस्ट डेटेड चेक बोल दिया था दोस्तों। जिस तरीके से पोस्ट डेटेड चेक मींस आज से, अगर आपको आज रिक्वायरमेंट है पैसे की तो मैं आपको 10 दिन बाद का चेक साइन करके दूं, दैट इज पोस्ट डेटेड चेक। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फाइनल जजमेंट जो आया नवंबर 1946 में आया कि रियलिटी में इंडिया की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होगी, और वाकई में वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई जिसके अंदर इंडियन मेंबर्स ही शामिल होंगे, ऐसी मांग की गई थी। बट स्टार्टिंग में यहाँ पर 389 मेंबर्स थे, 296 फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड 93 फ्रॉम princely states, 296 from British India and remaining 93 from princely states। तो यहाँ पर टोटल 389 मिनिस्टर्स की एक असेंबली फॉर्म की गई 1946 में, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से फेमस हुई दोस्तों। यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, मींस जितनी पॉपुलेशन है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की उतने ही लीडर्स को, उसके प्रोपोर्शनेट लीडर्स को, सपोज 1000 पीपल पर 1 लीडर दिया गया, 2000
पीपल पर 2 लीडर्स दिए गए। इस तरीके से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ प्रोवाइड किया गया था दोस्तों। और यहाँ पर डिफरेंट कास्ट के बेसिस पर भी डिवीजन किया गया अकॉर्डिंग टू कास्ट एंड कम्युनिटी। मुस्लिम कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी एंड 3 जनरल कम्युनिटी है। 3 तरह के लोग हमारे सामने आए थे। तो यहाँ पर 3 रिलीजन्स के बेसिस पर या 3 कम्युनिटीज के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत सीट्स प्रोवाइड की गई माय फ्रेंड्स। फिर 9 दिसंबर 1946 को इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट सेशन ऑर्गेनाइज किया गया माय फ्रेंड्स, और यहाँ पर 211 मेंबर्स ने अटेंड किया वो सेशन। ओके फ्रेंड्स, हिस्टोरिकल मूवमेंट था जहाँ पर दिसंबर 1946 को फर्स्ट टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। 211 मेंबर्स उसमें शामिल हुए और 11 दिसंबर 1946 को यहाँ पर सचिदानंद सिन्हा जी ने यहाँ पर एज अ टेम्पररी प्रेसिडेंट इस मीटिंग को ऑनर किया था, यहाँ पर ऑब्जर्व किया था इस मीटिंग को एज अ टेम्पररी प्रेसिडेंट सचिदानंद सिन्हा। ये नाम और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ही वाज द ओल्डेस्ट मेंबर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो क्वेश्चन कंपटीशन पर्सपेक्टिव से ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, हु वाज द ओल्डेस्ट मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो 11 दिसंबर 1946 को सचिदानंद सिन्हा जी ने ओल्डेस्ट मेंबर के तौर पर और एक टेम्पररी प्रेसिडेंट के तौर पर यहाँ पर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। एस.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। बी.एन. राव वाज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन पर जो भी एडवाइस देनी है वो असेंबली हेड की थी यहाँ पर डॉक्टर बी.एन. राव ने। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। 28 अप्रैल 1947 को प्रिंसली स्टेट्स को एक तरीके से आप प्रिंसली स्टेट्स धीरे धीरे करके यहाँ पर ऐड होने लगे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और 28 अप्रैल 1947 का वो ऐतिहासिक दिन जब 5 आउट ऑफ 6 प्रिंसली स्टेट्स वर द पार्ट ऑफ असेंबली। आपसे जानना चाहूंगा दोस्तों, एक ऐसा कौन सा प्रिंसली स्टेट था जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं बना था। उसके बाद धीरे धीरे करके माउंटबेटन प्लान आया 3 जून 1947 को। माउंटबेटन प्लान के अंदर क्या था दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के डिवीजन की बात की गई थी। यहाँ पर एक बात और इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा, महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना वर नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि इनकी पॉलिटिकल पार्टीज अलग थी, इनके व्यू पॉइंट्स अलग थे, इसलिए दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट नहीं थे दोस्तों। यहाँ पर माउंटबेटन प्लान आया जून 3 1947 को, जिसने इंडिया और पाकिस्तान को 2 सेपरेट डोमिनियंस के तौर पर डिक्लेयर कर दिया था। यहाँ से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 के बाद, जिसने कि इंडिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल डिक्लेयर कर दिया। इंडिया और पाकिस्तान पर अब ब्रिटिश का कंट्रोल नहीं रहेगा, इस बात का डिक्लेरेशन दिया दोस्तों। फिर इसके बाद असेंबली एक लेजिस्लेटिव बॉडी बन गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए बनाई गई थी। वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी मींस बॉडी बाय लॉ बन गई थी, उसको कानूनी दर्जा दे दिया था। अब उसके एक फंक्शन ना रहकर 2 फंक्शन हो गए थे दोस्तों। एक फंक्शन था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना, जिसकी कमान सौंपी गई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हाथ में, और एक फंक्शन रह गया था ऑर्डिनरी लॉज फॉर्म करना, जो कि कंट्री को रन करने के लिए नेसेसरी है। उसकी कमान दे दी गई थी डॉक्टर जीवी मावलंकर को उस ऑर्डिनरी लॉज पासिंग बॉडी की कमान सौंप दी गई थी। तो यहाँ से मुस्लिम लीग अलग सेपरेट हो जाती है दोस्तों। मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स हैं वो धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से विड्रॉ करवा लेते हैं अपने नेम को, क्योंकि उधर पाकिस्तान में भी इसी चीज की तैयारी हो रही थी दोस्तों। तो मुस्लिम लीग के धीरे धीरे सारे मेंबर्स ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को छोड़ दिया, और यहाँ पर 1946 तक आते आते धीरे धीरे जब जो यहाँ से 389 से मेंबर्स स्टार्ट हुए थे, वो अब यहाँ 1946 तक जाते जाते 299 रह गए माय फ्रेंड्स। फिर धीरे धीरे करके इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ, और कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से पूरे कंट्री के अंदर इन्फोर्स हो जाता है, और यही दिन हमारा आज भी रिपब्लिक डे के तौर पर मनाया जाता है दोस्तों। रिपब्लिक डे इज नथिंग बट इट इज द डे टू ऑब्जर्व द कंप्लीट एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर कंट्री। जिस दिन हमारे देश में पूरा संविधान लागू हुआ था, वही ऐतिहासिक दिन है 26 जनवरी 1950। और इस दिन का महत्व बहुत ज्यादा है। आज भी हमारे 3 नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं दोस्तों देश में, जो कि फर्स्ट इज इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, सेकंड इज 26 जनवरी 26 जनवरी रिपब्लिक डे, और थर्ड इज महात्मा गांधी जी की जयंती रहते हैं 2 अक्टूबर। तो ये 3 ऐतिहासिक दिन है हमारे देश के, और इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई, और फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडियन डोमिनियन, पहली गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई थी 1947 के अंदर, वो चीज हमने जानी
वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अभी तो स्टार्टिंग की है, पूरा कोर्स पॉलिटी का आपके सामने लेकर आऊंगा। बस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन आइकन जो आपके राइट साइड में आ रहा है उसे प्रेस करके रखें और सारी नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करके आप प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले सारे वीडियो से जुड़े रहिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।